यह बात 2014 की है दोस्तों। पश्चिम बंगाल स्कूल वर्षीय कमीशन सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालती है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत तक देखिए। भर्ती प्रक्रिया के बारे में 2016 में जब प्रक्रिया शुरू होती है उसके बारे में बताऊंगी आपको कि जैसे कि हमारे प्यारे हिंदुस्तान का चाल चलन है, ठीक वैसे ही जमकर इस भर्ती प्रक्रिया में झोल फांस किया जाता है, हर जगह होता है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री बंगाल में पार्थ चटर्जी के खिलाफ किस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट में शिकायतें दर्ज की जाती हैं। अब वीडियो को कड़ी दर कड़ी समझने की प्रयास कीजिएगा और आप फिर इसको समझ पाएंगे। याचिकाकर्ताओं आरोप लगाते हैं कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो आपको हैरानी होगी, कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिनमें ये कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में नाम ना होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। आज वो अध्यापक बन गए हैं, झोला छाप अध्यापक। याचिकाकर्ताओं ने दावा दिया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी। अब जो स्टूडेंट टीईटी बैठे हैं पास करके, उनका सोचिए, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है कि नहीं है, आप बताइए। राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी जांच के सिलसिले में लगभग 26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिए जा। उन पर क्या आरोप लगते हैं? उन पर आरोप लगते हैं धन शोधन निवारण, मतलब कि पीएमएलए अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया जा। जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे होते, आप सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे एजेंसी ने कहा कि टीटी 2014 के लिए अयोग्य उम्मीदवारों को पात्र बनने और वास्तव में योग्य उम्मीदवारों को वंचित करने की अनुमति देने के लिए प्रश्न पत्र और इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया दोनों को दरकिनार कर दिया गया था। मतलब कोई मतलब नहीं है इन सब से। कुछ अपात्र अभ्यर्थियों ने कोरे कागजात जमा किए, कोरे कागजात, और फिर भी उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिल गई। एजेंसी ने यह भी कहा कि चयन प्रक्रिया में पक्षपात और भाई भतीजावाद, जो कि बंगाल की एक बहुत बड़ी चीज है, दिखाने के लिए अतिरिक्त पैनल भी संदिग्ध तरीके से बनाया गया है, जिसमें कई पैनलिस्टों ने खुद टीटी पास नहीं किया था। जांच की बागडोर अब किसके हाथ में आती है? सीबीआई को मिलती है। और फिर इसके बाद जहां घोटाले हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग भी आएगी। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी संभालती है। ईडी के जांच के तार ममता दीदी के भाईपो, मतलब भतीजे, और बंगाल के सुपर सीएम अभिषेक बनर्जी तक जाते। अभिषेक बनर्जी 20 मई को जांच के लिए बुलाया जाता है, जहां सवालों में घिरे बनर्जी की रंगत ही पीली पड़ जाती है। पढ़ना तो था, तय था। और फिर बनर्जी लगते हैं उच्च न्यायालयों में गुहार लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, वगैरह वगैरह। हमारे खिलाफ जांच के आदेश वापस लिए जाए। कल इस मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव उर्फ ममता बनर्जी के प्यारे भाईपो अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं दिया है। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मतलब कि सीबीआई, और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह मामले की जांच में बाधा नहीं डाल सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने बनर्जी को कानून के तहत उपलब्ध उपचारात्मक कदम उठाने की अनुमति दी, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के 18 मई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यही खेला तो चलता है अब भारत में। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभिषेक बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। यह ममता बनर्जी के लिए भी एक बहुत आघात है,
क्योंकि वह यह प्रचारित कर रही हैं कि उनके भाइपों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। कौन परेशान करेगा? आमतौर पर ऐसे नेता यही कहते हैं कि उनके विरुद्ध, और अभी तो प्रचलन चला हुआ है, उनके विरुद्ध राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। और सबसे कॉमन डायलॉग, केंद्र सरकार के इशारे पर उन्हें अनावश्यक तंग किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी मोदी के जेब में है, वे कुछ भी कहें इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अनेक मामलों में प्रथम दृष्टया यही सामने आ चुका है कि करोड़ों, और सिर्फ करोड़ नहीं, देखे नहीं होंगे कभी, अरबों रुपयों के घोटाले हुए हैं। यह एक तथ्य है कि भ्रष्टाचार में फंसे कई नेताओं या फिर उनके करीबियों के यहाँ से अकूत संपदा मिली, कुछ के यहाँ तो बड़ी संख्या में नकदी भी मिली है। आखिर विधायक, सांसद या मंत्री के रूप में उन्होंने आय के ज्ञात स्रोतों से इतनी अधिक संपदा कैसे जुटा ली? सब समझते हैं। प्रश्न यह भी है कि यदि जांच एजेंसियों का सामना कर रहे नेताओं ने कहीं कोई घपला नहीं किया, कोई घोटाला नहीं किया, तो फिर न्यायालयों से उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है? कुछ मामले तो ऐसे भी हैं दोस्तों जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को लंबे समय से जेल में रहने के बाद भी जमानत नहीं मिल पा रही है। आज इसकी गिनती करना कठिन है कि कितने नेता घपले घोटालों के कारण जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, परंतु कि संबंधित एजेंसियां समय समय पर उनसे पूछताछ करने की फॉर्मेलिटी करती है, उनके साथ उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर करती रहती हैं, क्योंकि जांच और सुनवाई का सिलसिला बहुत और अधिक धीमा है। कुछ मामलों में तो वर्षों और यहाँ तक कि दशकों से जांच हो रही है। यह ठीक नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। नेताओं के मामलों की जांच तो प्राथमिकता के आधार पर कहीं अधिक द्रुत गति से होनी चाहिए, और जो भी नेता, चाहे वो किसी भी सत्ता का हो, भ्रष्टाचार में अगर लिप्त पाए जाए तो उन्हें दंड देने में शीघ्रता की जानी चाहिए। यह तब होगा जब जांच एजेंसियों के साथ हमारे माननीय न्यायालय भी सक्रियता दिखाएंगे और वे नेताओं को अदालत ये खेलने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि जब तक ऐसा होता रहेगा ये भ्रष्टाचारी नेता अपने घोटाले के दम से कमाए हुए धन का उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे और वकीलों के मुंह पे फेंकेंगे, और जनता सच्चाई जानते हुए भी, साक्ष्य के बावजूद भी इन बड़े भ्रष्टाचारी नेताओं को सजा नहीं मिल पाएगी। बाकी आपका क्या कहना है? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय, ओपिनियन, सुझाव लिख डालिए। जय हिंद, वंदे मातरम।